हेलो एवरीवन। तो आज का पार्ट एक बिजनेस सीन के साथ स्टार्ट होता है। जब रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग का फेज 2 चल रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें से एक बॉक्सिंग कंस्ट्रक्शन भी थी। वो लोग हैरान थे कि काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी तक डिंगशंग कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं आया। डिंगशंग कंपनी को एक्चुअली शी शियाओ की आंटी हैंडल करती थी और फिर फाइनली जब उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको लीड करते हुए उनका इंचार्ज बनकर शी शियाओ वहाँ पर आता है और उसे देखते ही जू वॉन की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। उसे पता चल गया था कि बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं, अगर यहाँ पर आया है तो ज़रूर मुझे टारगेट करने के लिए आया है। फिर भी जू ऑन खुद को एकदम संभाले रखती है, बहुत अच्छे से अपनी बिडिंग की प्रेजेंटेशन देती है और इन दी एंड जब रिजल्ट आता है तो अगले फेज के लिए दो कंपनीज को चूज किया गया था। एक तो ऑफ कोर्स जू ऑन की बॉक्सिंग कंस्ट्रक्शन थी और उसके साथ साथ डिंगशंग भी थी, यानी कि शी शियाओ। अब इन दोनों का 1-on-1 अगले फेज में मुकाबला होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन सभी हैरान थे कि उन्होंने पहले शी शियाओ को देखा नहीं था, लेकिन एक पहचान जाता है कि लान यूए कंपनी का अगला हायर है। और जू ऑन की कंपनी के लोग तो एकदम डाउन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इंचार्ज इतना बड़ा हायर है तो हमें नहीं लगता कि हम आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लान यूए कंपनी में एक नई रिक्रूटमेंट हुई थी और वो किसी और की नहीं बल्कि जियांग की थी। जियांग को स्पेशल प्रोटोकॉल देकर सीधा मिस्टर लू के कमरे में लाया जाता है। जियांग कहता है कि मैंने तो एचआर के थ्रू प्रॉपरली इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, मैं असल प्रोसीजर से आया हूँ या फिर आपने मुझे फेवर किया है। इस बात पर मिस्टर लू से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एक फेवर करने के लिए मैं अपनी कंपनी को नुकसान में डालूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम वाकई कैपेबल हो तो यहाँ पर आए हो। जियांग ने वाकई खुद को प्रूव किया था, उसने अपने बल पर इस कंपनी की एक बड़ी पोजीशन पर खुद को हायर कराया था। शायद उसके मन में आज भी वो बातें थी जो दादाजी ने बोली थी, इसलिए वो खुद को साबित करना चाहता था। अब जो दोनों कंपनीज बिडिंग के अगले फेज में चली गई थी उनकी टीम्स सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाते हैं। वहां पर उन्होंने अपने अपने प्राइवेट रूम्स लिए हुए थे। यहाँ पर शी शियाओ भी था, वो उन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। वो लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन उसके अंदर तो रिवेंज भरा हुआ था। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर था कि उसने जू ऑन और उसकी टीम के हाथ से इस प्रोजेक्ट को नोच कर लेकर जाना है। जू ऑन भी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए उसी बार में आई हुई थी और यहाँ पर शी शियाओ एक दफा जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसे सामने से आती हुई जू ऑन दिखाई देती है। कॉरिडोर में बस यही दोनों थे। पहले तो शी शियाओ खुद को नफरतों में डाले रखता है लेकिन अब जब वो ड्रंक था तो उसके अंदर के असल इमोशंस बाहर आ रहे थे। वो जू ऑन को एक कमरे में अपने साथ अंदर लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आई थी, मुझे क्यों इतना वेट कराती हो। पहले तो जू ऑन को लगता है कि पता नहीं किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है, वो उसे धक्का देकर वहां से साइड पर हो जाती है, लेकिन बाद में ड्रंक होकर वो आंखें बंद किए बार बार जू ऑन का नाम ले रहा था। जू ऑन का मन करता है उसे छोड़ जाए लेकिन क्या करे, उन दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार था, उसे इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा पाती। अब वो उसे किसी तरह से संभालती है, उसके बाद एक टैक्सी को बुलाती है और फिर उसे लेकर किसी होटल में जा रही थी, लेकिन वो कहता है होटल में नहीं, मुझे मेरे घर ही जाना है। वो उसके घर का पता भी जानती थी, वहीं की लोकेशन लगा देती है। उसे उसके घर में छोड़कर जा रही थी लेकिन वो जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ ना, सपने में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सपने कितने सुंदर होते हैं। और बस यही कहते हुए वो जू ऑन को किस कर लेता है और जू ऑन भी उससे आज तक प्यार करती थी, वो भी रेजिस्ट नहीं करती, काफी देर उसे प्यार से बैठकर देखती रहती है। और फिर उसके बाद सुबह हो गई थी। जब शी शियाओ की आंख खुलती है तो उसके पास फैन था। वो उससे कहने लगता है कि जू ऑन तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली गई थी, लेकिन तुम क्यों इंसिस्ट कर रहे हो कि ये खाना उसी ने ही बनाया है। लगता है कि शी शियाओ को आज तक उसके खाने का टेस्ट याद था। फैन तो परेशान था कि हमारी अपनी एग्जीबिशन बहुत जल्द होने वाली है, तुम वो सारी तैयारियां छोड़कर कंपनी के कामों में लग गए हो, तो ये सारा कुछ कैसे हैंडल होगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि शी शियाओ के सिर पर तो बदले का भूत सवार है। उधर जू ऑन की टीम के लोग आजकल ज्यादा मेहनत से काम नहीं कर रहे थे। सबको यही लगता था कि ऑफ कोर्स वो हारने वाले हैं, उनके ओपोनेंट का लीडर एक बहुत बड़ी कंपनी का हायर है, उसके कनेक्शंस हर जगह पर होंगे। लेकिन यहाँ पर जू ऑन से जब मैनेजर पूछता है तो उसके मुंह से निकल जाता है, वो कहती है कि जो लू शी शियाओ है उसका काफी अरसे से बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, उसे यहाँ की एबीसी भी नहीं आती, इसीलिए हमारे पास अभी भी चांस है, हम अपना बेस्ट देंगे।
और बस इसी तरह से वो अपनी टीम को भी इनकरेज करती है। वो सारे लोग मेहनत से काम करते हैं। शीशियाओ को वाकई बिजनेस, बिडिंग, इन सब की डीलिंग बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन इस सारे काम के लिए उसने अब्रॉड से प्रोफेशनल्स बुला लिए थे। बजट आउट होता है तो होता रहे, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ जुवॉन थी जिसे उसने हराना है। उसे धूल चटाने के लिए वो ऐसे प्रोफेशनल्स को बुलाता है जो उसे हर चीज में गाइड करते हैं और हर चीज को सिर्फ वो लुक ओवर करता है। अब एक तरफ तो जुओन पूरी एग्जॉस्ट हुई हुई थी। 3-4 दिन से वो मुसलसल काम कर रही थी। उधर शीशियाओ की कंडीशन भी ऐसी ही थी। इतने में जुओन को मैसेज करके जियांग डाउनस्टेयर्स बुलाता है। उसके लिए एक स्पेशल सा डिनर रेडी किए हुए था। उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारा फेवरेट फूड है, मैं खुद लेकर आया हूँ। जुओन भी उससे पूछती है कि तुम्हारा काम आजकल कैसा जा रहा है। उसे उसका खाना भी बहुत पसंद आ रहा था और उससे कहती है कि तुमने हमेशा से मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। वो तो उसे एक फ्रेंड की तरह देखती थी, लेकिन यहाँ पर जियांग इनडायरेक्टली उसे प्रपोज करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे इतनी टेक केयर करने से खुश हो तो क्या मुझे सारी जिंदगी के लिए अपनी टेक केयर करने दोगी। अब इस बात पर जुओन तुरंत ही बात बदलती है और कहती है कि किसी रिलेशनशिप में आने के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना ही इतनी एनर्जी। वो पूछता है क्या ये शीशियाओ की वजह से है। वो नो कह देती है और बस इतने में शीशियाओ भी वहां पर ही पहुंच जाता है। उन दोनों को इकट्ठे डिनर करते देखता है और कहता है खाना कुछ ज्यादा नहीं, क्या मैं ज्वाइन करूं। पर जियांग खड़ा होकर कहता है कि जुवॉन की तरफ मत देखना, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। देयर इज नथिंग ऑन गोइंग बिटवीन यू टू। पर शीशियाओ कहाँ रुकने वाला था। वो जुवॉन को फिर से टारगेट बनाता है और कहता है मैंने इसे कहा भी था कि मेरे सामने दोबारा से शक्ल ना दिखाना। आप दिखाई है तो मैं इसे रुलाऊंगा भी और धूल भी चटाऊंगा। ये बातें जुवॉन के दिल को लगी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इन बातों से शीशियाओ जो हर्ट हुआ था, लेकिन वो फिर भी उसे कहती है इसमें बचपना नहीं गया। और बस ये सुनते ही शीशियाओ वहां से निकल जाता है और जुवॉन भी चली गई थी। शीशियाओ को गुस्सा आता है। वो लेट नाइट सारे स्टाफ को जगाकर बिडिंग के सारे प्रोसेस को दोबारा से चेक करता है। और फिर नेक्स्ट डे जब बिडिंग की प्रेजेंटेशन होती है तो अब की बार वाकई जुवॉन ने धूल छाटी थी। उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई थी। बहुत आसानी से शीशियाओ ये बिड विन करके वहां से निकल जाता है। अब वो अपसेट थी तो थोड़े दिनों की वेकेशन लेती है। गुमंग भी अपसेट थी। वो दोनों इकट्ठे होकर छुट्टियां मनाने कहीं निकल जाते हैं। ये एरिया देखते ही जुवॉन को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। ये वही एरिया था जहाँ पर रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट होने वाला था और यहीं पर ही एक जगह पर उसके डैड की फैक्ट्री हुआ करती थी। और फिर इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। 10 साल पहले जब गुयान हर तरफ से निकाली गई थी तो एक दफा अपनी बेटी के घर पर आई थी। वहां आकर कहने लगती है कि मेरी शादी पर तुमने खूब तमाशा किया था, लेकिन सच बताऊं तुम्हारे डैड को मैंने नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है और आज हकीकत सुन लो। और फिर हमें दिखाते हैं कि जब फैक्ट्री क्राइसिस में जा रही थी तो उसी समय उनको एक डील आई थी। उनकी फैक्ट्री वाले लैंड को कोई खरीदना चाहता था और वो मिस्टर लू का सेक्रेटरी ही था। वो वहां पर एक डील लेकर आया था, लेकिन मिस्टर जाओ जो कि जुवॉन के डैड थे उन्होंने ये डील रिजेक्ट कर दी थी। अब उसके बाद कुछ अजीब सा होने लगा था। उन्हें मार्केट में कहीं से ही रॉ प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेज करने को मिल ही नहीं रही थी। वो जहां जाते थे लोग उनको इनकार कर दिया करते थे। बस इसी वजह से उसके डैड की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। उसकी मम्मी जगह जगह जाती थी लेकिन कहीं से भी कोई नहीं सुनता था। लेकिन इन दी एंड एक आदमी उन्हें मिला था जो कहता है कि मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, वो भी मार्केट से कम रेट पर। और उसी रॉ मटेरियल में गड़बड़ थी। और बस ये सारा कुछ होने के बाद उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। मिस्टर जाओ को भी बीमारी हो गई थी और इन दी एंड वो खुद को संभालने के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, फैमिली के लिए ओवरवर्क भी करते रहे, लेकिन इन दी एंड इस दुनिया से चले गए। गुयान आगे की कहानी सुनाती है। कहती है काफी अरसा मैंने एक वेट्रेस का काम किया था, लेकिन फिर एक दफा एक असिस्टेंट मेरे पास अम्ब्रेला देकर गया था और मैंने उस असिस्टेंट को पहचान लिया था। ये वही था जो हमारी फैक्ट्री खरीदने के लिए मिस्टर लू की तरफ से डील लेकर आया था। और मिस्टर लू ही थे जिनकी नज़र गुयान पर पड़ी थी एक बार में और उनको वो अच्छी लग गई थी। बस गुयान ने यही रास्ता खुद के लिए चुन लिया था। उसने जानबूझकर खुद को मिस्टर लू के क्लोज किया था और फिर फाइनली उनका दिल जीत लिया था, यहाँ तक कि उसने उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। अब वो उनके साथ हर जगह जाती थी, बिजनेस मीटिंग्स में भी, उनके फ्रेंड से भी मिलती थी और उसे फाइनली पता चल जाता है कि जिसने उसे रॉ मटेरियल बेचे थे वो मिस्टर लू के लिए काम करता था और उन्होंने ही इतना बड़ा जाल बनाया था। उन्होंने जानबूझकर उनकी फैक्ट्री की लैंड को खरीदने के लिए उनकी फैक्ट्री को पहले बैंकरप्ट कराया था और इन दी एंड इनडायरेक्टली जैसे वही मिस्टर जाओ के मर्डरर भी थे। ये सुनते ही जुवॉन का खून खौलने लगा था।
और उसने अपनी मम्मी को कह दिया था कि आइंदा यहाँ पर दोबारा मत आना। और फिर उसकी मम्मी ये कहते हुए निकल गई थी कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात ही हो। लेकिन वही दिन था कि उसने ठान लिया था कि वो लू फैमिली से कोई वास्ता नहीं रखेगी। मम्मी ने तो जाते जाते ये भी कहा था कि वो बड़ा लू है और शीशिया और छोटा लू है, ये दोनों एक जैसे ही निकलेंगे। जुआन को मिस्टर लू से बहुत नफरत हो गई थी। जैसे वो उसके डैड को सड़क पर लेकर आए थे, उसने भी फैसला कर लिया था कि वो मिस्टर लू को बर्बाद कर देगी। और बस इसी तरह से एक दिन वो आंटी, जो कि मिस्टर लू की राइवल थी, उनके पास एक ऐसी फाइल लेके गई थी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो सकता था। और उसके बदले उसने यही शर्त रखी थी कि मैं रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब ये पार्ट तो यहीं पर ही खत्म होता है। अब इन दोनों का प्यार परिवार की दुश्मनी में भी बदल चुका था। क्या ये दोनों एक हो सकेंगे कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।